Hello everyone, my name is Namrata Kriplani. I'm your science educator and your mentor. बेटा आज हम क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ लाइट। मैं सेकंड चैप्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट कर लिया था और उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है जो कि मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। ओके चलिए, तो बेटा इस चैप्टर में अपन बेसिकली फिज़िक्स का पहला चैप्टर है ये, तो मैं इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि इसके अंदर क्या होगा ना बेटा कि इसके अंदर आप ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो पार्ट वाइज पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। तो तभी मैं आपके लिए पार्ट वाइज लेके आ रही हूँ, सही है। तो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर, दैट इज़ लाइट। इसके अंदर अपन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लाइट क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस क्या होती हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इससे ज़्यादा इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। और एट द एंड क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक इंक्विजिटिव मतलब आपको है ना, मैं कुछ क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रही हूँ और एट दी एंड आते आते इस क्वेश्चन को जो है अपन आंसर भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अपन आसानी से कर लेंगे जब अपन इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो, ठीक है। तो देखो भाई, हमें आज तक ये समझ में आता है कि भाई लाइट है तो हमें चीज़ें विजिबल होती हैं, अदरवाइज हमें चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आया कि ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट हमें किस तरीके से हेल्प करती है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लाइट जो है हमें हेल्प करती है टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ओके, जैसे अगर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट है, जैसे कि अपन ट्यूबलाइट्स की बात करें, बल्ब की बात करें, एलईडीज़ की बात करें, तो उनमें तो खुद की लाइट होती है, तो समझ में आता है कि हम उनको देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, उनके पास तो अपनी खुद की लाइट होती भी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसको देख पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम उसको देख पा रहे हैं? ऐसा कुछ तो होता होगा ना बेटा, कुछ तो ऐसा लॉजिक या कुछ तो ऐसा प्रोसेस होता होगा ना। तो वो सब चीज़ें आज अपन इस वीडियो में कन्वे करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और आपसे हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैम लाइट होता क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लाइट का हमें पता ही नहीं है कि ये होती क्या चीज़ है, बस इतना पता है कि उससे हमें चीज़ें देखने को मिलती है। लाइट लाइट है, चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अभी अपन प्रॉपरली समझते हैं कि देखो बेटा, लाइट जो है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? ये एक एनर्जी का फॉर्म है। अलग अलग तरीके की एनर्जीज हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। उसी तरीके से लाइट भी एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है, विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, जो कि हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। ये तो हमें भी पता है मैम, लेकिन कैसे हेल्प करती है वो बताओ। बताऊंगी, सब्र करो, शांति करो, सब कुछ पता पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही कंसेप्चुअली पता पड़ेगा और बहुत ही कंसाइज वे में पता पड़ेगा, और ऐसा पता पड़ेगा कि भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि क्या करता है, हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, तो वो हमारी आइज के अंदर आती है और हमारी आइज के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं रेटिना, उस पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, अभी ये क्वेश्चन नहीं लेकर आना, रुको, सब्र करो, सुनते जाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आगे मैंने क्या बोला है कि जो लाइट है ना, वो हमें 2 तरीके से चीज़ों को देखने में मदद करती है। कैसे देखने में मदद करती है बेटा? पहला तो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहा है, जैसे कि हमारे एलईडी बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ठीक है, तो उसको देखने में वो मदद कर रहा है, ठीक है। और सेकंड जो है वो इस तरीके से लाइट मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की मदद से, मैं वापस लिखती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। रिफ्लेक्शन की मदद से जो है वो हमें लाइट जो है वो हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट कंटेन देयर ओन लाइट।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट है तो वो तो क्या करेंगे, वो जो लाइट एमिट करेंगे वो हमारे आईज में आ जाएंगी और वो हमारे आईज के अंदर एंटर होंगी, फिर रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहला तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा कि रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से क्या होता है, लाइट हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। अब ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं बताऊंगी, अभी मैं बस आपको इतना बताऊंगी कि रिफ्लेक्शन जो है, आप ऐसा मानो कि जो लाइट है वो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा रही है वो उसको क्या कर रहा है, वापस से फेंक दे रहा है, उस लाइट को वापस से क्या कर रहा है, फेंक रहा है, जिसको अपन स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं, वो कर रहा है और उसकी मदद से जो है हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, आराम आराम से सुनना। दो तरीके से हमें लाइट ने मदद किया ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में। एक वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, वो तो क्या कर रहे हैं, लाइट को एमिट कर रहे हैं, वो हमारी आइज में आ रही है, हम उसका इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं और हमें दिख रही है। ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, उसके अंदर एक प्रोसेस चलता है रिफ्लेक्शन का। अब वो रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आगे बताऊंगी, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्कैटर करना, जो लाइट आ रही है उसको फेंक देना, जिसकी वजह से हम चीजें देख पा रहे हैं। ओके, चलो अब इस इमेज को देखो, अभी इसको समझाऊंगी, उससे पहले मैं आपको ये दो टर्मिनोलॉजीज बताना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उनको अपन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल बताओ बेटा, इसके अंदर अपने पास एलईडी बल्ब्स आ जाएंगे, इसके अंदर अपने पास अपनी ट्यूबलाइट्स आ जाएंगी, इसके अंदर अपने पास कैंडल आ जाएगी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ बेटा, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है मैम, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे कि मैम टेबल हो गया, जैसे मैम चेयर हो गया, जैसे कि मैम जिस पेन से आप लिख रही हो वो पेन हो गया। ये सब क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा सोचो कि मैम जो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट है वो तो चलो समझ में आ रहा है, हमें दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है उनको हम कैसे देख पा रहे हैं। ऑल्दो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ रही है उनको देखने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हम उसको देख पा रहे हैं। तो देखो बेटा, मैं आपको सिंपल बातों में ये बताऊंगी कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उनको देखने के लिए हमें एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जिनके पास अपनी लाइट होती है। जैसे कि ट्यूबलाइट को देखने के लिए मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगी वो लाइट एमिट करेगा। ठीक है, वो लाइट एमिट करेगा तो सिंपली मैं उसको देख पाऊंगी, क्योंकि वो जो लाइट रेज वो फेंकेगा वो मेरी आइज में आएंगी। अब मैं उसको फेंकेगा वर्ड नहीं बोलूंगी, उसको बोलूंगी एमिट करेगा। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे, एमिट करेगा। तो वो लाइट जो एमिट हो रही है वो हमारी आइज में आएंगी और उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी और हम उसको देख पाएंगे। लेकिन उसी रूम में, जिस रूम में ट्यूबलाइट्स है, अगर उस रूम में वॉल्स भी हैं, पेन भी है, लैपटॉप्स भी है, हम उनको भी तो देख पा रहे हैं मैम, बट उनके पास तो कोई लाइट नहीं है। वो हम उसको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि बेटा उस रूम के अंदर जहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, दैट इज ट्यूबलाइट्स प्रेजेंट है, बल्ब्स प्रेजेंट है, एलईडी लाइट्स प्रेजेंट है। अब ये कैसे होता है वो अब इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे अपन। देखो, मैं एक गार्डन में गई, ये एक बॉय गया गार्डन के अंदर। ठीक है, इसका नाम है राहुल, इसका नाम है राहुल। ठीक है, अब ये गार्डन में गया, अब ये बॉल के साथ खेल रहा है, तो टू बी मतलब थोड़ा सा अगर अपन सोचे कि भाई ये मैम बॉल को किस तरीके से देख पा रहा है, ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है जिससे इस बॉल को ये देख पा रहा है। देखो बेटा, सुबह ही गया है गार्डन में, रात तो गया नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या है ना कि बेटा ये जो सन है, ठीक है, जो सन है वो हमारा क्या हो गया मैम, इसके पास इसकी खुद की लाइट है ना, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो बॉल है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गई, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लाइट रेस को एमिट किया, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की लाइट है, उसको किसी से किराए से नहीं लेनी है, ना उसके पैसे चार्ज हो रहे हैं, उसके पास उसको भगवान ने खुद से दिया है। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ने हर जगह लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है, एमिट कर रहा है, फेंकता जा रहा है हर जगह, हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट कर रहा है, वो एमिट जो लाइट रेज हैं वो बॉल के ऊपर भी आ रही हैं। ठीक है, अब ये बॉल क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को,
ये बॉल क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो भी लाइट उसके पास आ रही है उसको फेंक दे रहा है, उसको क्या कर रहा है, फेंक रहा है, स्कैटर कर रहा है। इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस रूम में अभी मैं बैठी हूं ना, वहां पे लाइट का सोर्स है, जो पीछे वाली वॉल है तुम्हें इसलिए दिख रही है क्योंकि वो लाइट का सोर्स हर जगह लाइट एमिट कर रहा है, वो इस दीवार पे भी आ रही है, और इस दीवार की ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करे, उसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक करे, उसको सेंड बैक करे, उसको स्कैटर करे इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस स्कैटरिंग की वजह से, इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, वो मेरी आईज में आ रही है, आपकी आईज में आ रही है, और आप उसको देख पा रहे हो। समझ आया? देखो यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, दैट इज द सन, उसके पास उसकी खुद की लाइट है। ठीक है, उसने बॉल के ऊपर लाइट फेंकी, उस बॉल ने क्या करा, उसको रिफ्लेक्ट बैक किया। जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक किया, देखो जहां से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में नहीं गई है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो यहां से लाइट आई, फिर इधर गई। ठीक है, और ये स्कैटर्ड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अब मैं इसको क्या बोलूंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो राहुल के आईज में गई, वहां पे इमेज फॉर्मेशन हुआ और वो इस बॉल को देख पा रहा है। इसी को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मैं बार बार जो टर्म बोल रही थी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, जिसको स्कैटरिंग बोलना, फेंक देना, ऐसा भी बोल सकते हो नॉर्मली पहले समझने के लिए। अब आप इसको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ही बोलोगे। सही बात। तो इस तरीके से क्या करता है, लाइट जो है वो हमें मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वो ल्यूमिनस हो चाहे वो नॉन ल्यूमिनस हो। लेकिन मैम इतना तो हमें समझ में आ गया है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होने वाला है। अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है वो आप जान चुके हो। इस पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, इट्स जस्ट कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। बेस रेडी कर रही हूँ बेसिकली। देखो अब एक और बढ़िया चीज बताती हूँ आपको। व्हाई डज द मून लुक्स ब्राइट एट नाइट? मून जो है वो व्हाइट कलर का ब्राइट क्यों दिखता है? टू बी वेरी कंसाइज एंड बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताऊँ आपको, बेटा मून है ना, उसकी खुद की लाइट होती नहीं है, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून जो है, यस, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बेटा। होता क्या है, हम मून को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो सन की जो रेज है ना, वो इसके ऊपर गिरती हैं, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। देखो उसको, ये जो सन है ना, उसकी जो रेज आ रही हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी आइज में आती हैं, वो जो टकराई हुई, जो स्कैटर्ड रेज हमारी आइज में आती हैं, उससे इमेज फॉर्मेशन होती है, और तब हम मून को देख पाते हैं। तो मून ल्यूमिनस हुआ कि नॉन ल्यूमिनस हुआ? बेटा मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। सन इज द ल्यूमिनस वन, मून इज नॉट। मून नहीं है ल्यूमिनस। ठीक है, इट्स जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई क्वेश्चन पूछने नहीं वाला इसमें। ठीक है, चलिए अब आ रहा है मेन चैप्टर, आपका शुरू हो चुका है। अब अपन डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे मैम हमें आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी एक बार डेफिनेशन पे आओ, एक बार डायग्राम पे आओ, क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम्स बनाने को आते हैं। ठीक है, चलो। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, उसके ऊपर कोई अगर लाइट रेज आ रही हैं और वो लाइट रेज वो वापस से जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेंडिंग बैक, ठीक है, वो जा रही हैं, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में इट इज द सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखना एक बार। देखो यहाँ पे सपोज करो जो पिंक कलर से लाइट आ रही है ना, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही है। वो कहाँ से आ रही है बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट सेंड कर रहा है ना, यहाँ पे मिरर ले लो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, मिरर ले लो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है ना ये। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट लाइट आ रही, जो लाइट आ रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलो या इंसिडेंट लाइट बोलो। इंसिडेंट रे लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो लाइट आ रही होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, फिर जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस सेंड बैक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब ये नॉर्मल आई आर क्या होता है, अभी कुछ नहीं, अभी बस इसको देखो। ठीक है, ये सेम डायग्राम वापस भी लेकर आऊंगी मैं, है ना। तो इंसिडेंट लाइट आई मैम, वो टकराई, ठीक है, टकराने के बाद वो वापस से सेंड बैक हो गई, जिसको अपन ने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड लाइट बोला। बस यही होता है रिफ्लेक्शन। अपन इस डायग्राम में भी देखो ना, रुको, इसमें ये जो लाइट आई, अब इसको आप क्या बोलोगे बेटा, इंसिडेंट लाइट। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे। और इससे अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन लुक लाइक्स। आई लाइट गई,
इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, बस इतना। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, बार बार बोलो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके चलो, तो अब देखो बेटा क्या होता है ना कि हर जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, रिफ्लेक्शन अंडरगो करता है। देखो जैसे सपोज करो कि द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन अंडरगो करेगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हार्ड और रफ है ना, तो वो कम रिफ्लेक्शन अंडरगो करेगा। अब स्मूथ ऑब्जेक्ट का मैं एग्जांपल दूँ तो मिरर में दूंगी, ठीक है। स्पून का बाहर वाला जो शाइनी सरफेस होता है, अंदर वाला वो भी क्या होगा, हमारा एक स्मूथ पॉलिश सरफेस हो गया। लेकिन अब जो वॉल्स की बात करें, कार्डबोर्ड्स की बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो रफ सर्फेसेस हो गए, वो इतनी ज़्यादा लाइट एमिट नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा लाइट, ठीक है। एमिट तो क्या ही करेंगे, उनके पास खुद की लाइट तो है ही नहीं। अब देखो इसको बहुत ही नेचुरल एग्जांपल से मैं बताऊं आपको। पता है जब अपन कभी भी कार ड्राइव करते हैं, या कार तो नहीं, अपन स्कूटी वगैरह ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो साइड वाला जो अपना मिरर होता है ना, वो कभी थोड़ा सा टिल्ट वगैरह हो जाता है, मूवेबल होता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि जो सन की रेज उसके ऊपर आ रही होती है वो सीधा बहुत तेजी से चुभती है हमारी आंखों में, फिर अपन को उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। समझ लो ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि वो मिरर का सरफेस कैसा है, बहुत ही शाइनी सरफेस है, तो उसकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, है ना। तो रिफ्लेक्शन हर जगह सेम तरीके का नहीं होता। रफ सरफेसेस जो होंगे वहाँ पे थोड़ा सा कम रिफ्लेक्शन होगा, वो इतने ज़्यादा ब्राइट और शाइनी नहीं होते हैं इसलिए। और जो शाइनी और स्मूथ सरफेसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा लाइट एमिट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। एमिट नहीं, रिफ्लेक्ट, मैं बार बार एमिट बोल रही हूँ, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आपको बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। ये धीरे धीरे बेस रेडी हो रहा है बेटा आपका, डोंट वरी, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे ही चलेगा, समझ में तभी ही आएगा। एकदम से सब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बता दूंगी तो नहीं आने वाला है ना। चलो अभी अपन प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो बेटा देखो प्लेन मिरर, अब बोलोगे कि मैम आप प्लेन मिरर भी बताओगे, हम तो रोज़ अपने घर में बचपन से देखते आ रहे हैं, उसमें रोज़ अपना चेहरा भी देखते हैं, दिन में 4 से 5 से 6 बार, ठीक है। तो बेटा मैं फिर भी आपको बताऊंगी। देखो प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, ये एक थिन फ्लैट स्मूथ सरफेस होता है जो कि ऐसा, ठीक है। ये थिन फ्लैट सरफेस है। ये पीछे जो मैं लाइंस बता रही हूँ ना, लाइंस बना रही हूँ ना बेटा, ये बेसिकली क्या है, ये सिल्वर की कोटिंग हो रखी है, यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग जो है इसमें हो रखी है। तो एक थिन फ्लैट स्मूथ सरफेस होता है ग्लास का, जो आगे ग्लास का बना हुआ होता है, हैविंग अ शाइनी कोटिंग ऑफ द सिल्वर मेटल ऑन द वन साइड। जो पीछे का तरफ होता है ना, उसका सिल्वर मेटल का कोटिंग होता है। अब देखो इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी बहनों से मदद लेनी पड़ेगी। जो भाई लोग हैं उनको, जो भाई हैं, बड़ी बहनों चाहे छोटी बहनों, उससे उनकी मदद लेनी पड़ेगी। मम्मी से भी ले सकते हो वैसे तुम। क्या करना पड़ेगा, उनके पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर होता है बेटा, छोटा सा एक पाउडर होता है उनके पास। अगर वो कॉम्पैक्ट पाउडर खत्म हो चुका है ना, और क्या करना, बोलना कि मम्मी या बहन आप मुझे दे दो, दीदी दे दो, ठीक है। उसके अंदर मिरर लगी होती है, उसको निकालना बाहर, ठीक है। तो आगे वाला जो सरफेस है वो तो स्मूथ शाइनी सरफेस है, जो आप रोज देखते हो, नॉर्मल अपने घर में भी देखते हो, ठीक है। फिर उसके पीछे की तरफ आप देखोगे ना, तो एक कोटिंग लगी हुई होगी बेटा, जो कि किसकी होती है, सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है। आज के टाइम पे अपन एल्यूमिनियम की कोटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, चीपर प्राइस, ओके। तो ये भी कर लेते हैं, सही है। तो ऐसा प्लेन मिरर दिखता है। इस पूरे चैप्टर में अब प्लेन मिरर को मैं इसी तरीके से दिखाऊंगी, प्लेन मिरर को मैं इसी तरीके से दिखाऊंगी। यही पैटर्न है, यही फॉलो करना है आपको, हर जगह प्लेन मिरर ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। चलिए अब अपना मेन टॉपिक, दैट इज जहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इससे पहले बेटा मैंने आपको इस तरीके का डायग्राम दिखाया है ना। उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताया था, आई आर और नॉर्मल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। अब अपन ये पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसी से ही जुड़ता हुआ एक टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है बेटा कि ये जो मेरा मिरर है ना, एक मिनट रुकना, ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसने लाइट एमिट करी, और मैंने बोला ना उस एमिटेड लाइट को अपन, जो लाइट आ रही होती है मिरर के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। तो देखो वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट लाइट जो है वो फेंक रहा है, ये आई अपनी ऑरेंज कलर से इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट जो है वो एक पी पॉइंट पे टकराई, मिरर पे एक पी पॉइंट पे टकराई बेटा। इसको अपन, जो पी पॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटा बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट या वो जगह है जहाँ पे इंसिडेंट रे एग्जैक्टली आकर मिरर के ऊपर टकराई है। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आकर जो टकराई है रे, जो लाइट टकराई है इंसिडेंट लाइट, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मिरर के ऊपर होता है वो,
सही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैम जो लाइट आई है वो वापस से तो जाएगी, क्योंकि हर मिरर, हर ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है रिफ्लेक्शन करने की, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट के बाद अब क्या होगा, लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो इसको ग्रीन कलर से शो करा गया है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो आपने हमें पहले ही बता दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वॉज अ न्यू थिंग जो हमें अभी पता पड़ी। अब यहाँ पे ये नॉर्मल क्या दे रखी है बेटा, देखो अगर इसको आप अच्छे से देखोगे ना, इस पूरे मिरर के 90 डिग्री पे तुम्हें नॉर्मल रे नहीं दिख रही। जैसे अगर मिरर मेरा ये है, अगर मैं इस तरीके से मिरर बनाऊं तो ये जो सीधी सीधी लाइन है ये मेरी क्या है, नॉर्मल है, जो कि इसका डेफिनेशन ही ऐसा ही होता है। आगे चल के मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है, कि नॉर्मल रे क्या होती है कि एक परपेंडिकुलर रे होती है टू द मिरर, प्लेन ऑफ, जो मिरर का प्लेन होता है ना उसके परपेंडिकुलर पे जो रे होती है, 90 डिग्री पे जो रे होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं। यूजुअली इसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, ठीक है, अपन इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं बिकॉज इट इज इमेजिनरी। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे तो चलो ठीक है, वो तो एक्चुअल में है, नॉर्मल रे तो इमेजिनरी रे है, सही है। चलिए, इंसिडेंट रे समझ में आई, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आई, नॉर्मल रे समझ में आई, है ना। अभी ये आई और आर क्या है बेटा, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई जो है वो क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ये इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कैसे बनाएंगे मैम, कैसे पता पड़ेगा इसके बारे में। देखो इंसिडेंस एंगल जो है बेटा क्या है, एक मिनट, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे के बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, सारे एंगल्स नॉर्मल से लेने हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो इंसिडेंस एंगल हो गया, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, सही बात। ये आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया। अब इसी से ही मिलकर बना है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल रे, अब ये कौन सी रे होती है, क्या होती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे सारे के सारे सेम प्लेन में लाया करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अपने पास तीन प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे एक्स प्लेन में है तो हमारी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, एक्स प्लेन में ही होगी। अगर वो वाई प्लेन में है तो बाकी की दोनों रेज भी क्या होंगी, वाई में होगी। अगर वो जेड में है तो बाकी के जो दो रेज होंगी वो भी जेड में होंगी। एक टाइम पे तीनों रेज एक ही प्लेन में होंगी, अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। अभी अपन ने पता लगाया था ना कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे बनाते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आ सकता है, और जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, और ये डायग्राम जो है, ज़्यादा डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लेबलिंग कर रखी है वो भी बनाना पड़ेगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं कटेगा, मार्क्स कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको वर्बली समझाई, अब इसको देखो मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखा है। देखिए, लाइट रे क्या होती है, सबसे पहले द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच द लाइट ट्रेवल्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पाथवे बोल सकते हो जिसमें लाइन ट्रैवल करती है। जैसे अगर अपन एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो रोड जो है वो हमारा पाथ है जिस पे हम चल रहे हैं, तो उसी तरीके से जिस पाथ पे लाइट ट्रैवल करती है उसको अपन लाइट रे बोल देते हैं, सही बात। इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, जो मिरर सरफेस के ऊपर आ रही है उसको अपन इंसिडेंट रे कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहां पे, जिस पॉइंट पे है ना इंसिडेंट रे आ रही है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आने के बाद जो वापस से सेंड बैक हो गई उसको ही अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल रे क्या होती है, इट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मिरर का सरफेस था, उसके 90 डिग्री पे जो अपना नॉर्मल रे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही नॉर्मल रे बनाते हैं। इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, नॉर्मल आप कहीं और बना रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनाओगे बेटा, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है, आप नॉर्मल इधर बना रहे हो तो बेटा एंगल कैसे बनाओगे, एंगल आई और एंगल आर कैसे बनाओगे। और जो अपना रिफ्लेक्शन का लॉ है ये तो यूनिवर्सल लॉ है, इसका तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। तो अगर नॉर्मल कहीं और बन रही है, इंसिडेंस कहीं और बन रही है, तो एंगल आई एंगल आर कैसे बनेगा, वो बराबर कैसे होगा,
और ये बराबर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ द यूनिवर्सल लॉ, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पे इंसिडेंट रे आई है ना, जहाँ पे इंसिडेंट रे आई है ना, उसी पे ही क्या होगा, आप नॉर्मल रे भी बनाइए और फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे भी बनाइए। दिस इज़ व्हाट द नॉर्मल रे इज़। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ बनाती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल रे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, अपन ने उसको अभी रिटर्न में भी पढ़ लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और उसका डायग्राम जो है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं आपको क्वेश्चन करने में काम आएगी, जो मैंने समझाई है ना वर्बली, वो क्वेश्चन करने में ज़रूर काम आएगी। ठीक है, चलो अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके ऊपर MCQ बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, मतलब यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की बात हो रही है। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रुकना, इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। मिरर बना दिया, प्लेन मिरर मैंने ऐसे बनाया है। ओके, अभी ये नॉर्मल तो ये दी, ठीक है, ये नॉर्मल रे मैंने बना दी। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। पहले क्या होता था, जो अभी तक अपन ने पढ़ा कि मैम इंसिडेंट लाइट यूं आ रही है, यूं आ रही है या यूं आ रही है, लेकिन इस बार इंसिडेंट लाइट ऐसे नहीं आ रही है बेटा। इस बार इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है, खुद ही क्वेश्चन में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इस बार जो इंसिडेंट लाइट है ना, वो कैसे आ रही है, वो इधर से आ रही है, ऐसे नॉर्मली आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर ही अपनी क्या थी, इसको हटाओ, यहाँ पर ही अपनी क्या थी, एक मिनट, यहाँ पर हमारी नॉर्मल रे भी तो थी, मैं थोड़ा सा साइड में बना रही हूँ, वैसे ये एक ही पॉइंट पे आ रही है, मतलब जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ पे ही मेरी क्या हो रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, तो बेटा रिफ्लेक्टेड, तो फिर ये बोल रहे कि व्हाट हैपन्स व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ अ मिरर। सुनना, इसको समझना। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला था कि इंसिडेंट रे आएगी, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो किसी एंगल पे आ ही नहीं रही है। अब आप ये मैम बोल रहे हो कि किसी एंगल पे नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब है। वैसे बेटा इंसिडेंट रे कैसे आ रही थी, सुनना, ये आई, ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंस, ये एंगल था इंसिडेंस का, ये था एंगल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो बेटा नॉर्मल से तो किसी एंगल पे आ रही थी ना, अब यहाँ पे नॉर्मल और इसके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ से ही आ रही है। यहाँ पर जब इंसिडेंट रे आ रही थी तो ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रही थी, इसलिए मैं आपको बोली थी वो किसी एंगल पे आ रही है। लेकिन यहाँ पर तो वो नॉर्मल के, जहाँ अगर ये नॉर्मल है ना, तो इसके ऊपर ही आ रही है, इसकी तरफ से ही आ रही है, तो इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। तो अगर इसके बीच में अगर एंगल जीरो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो हो गया है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ से हमें ये पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो मैम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तब जीरो होगा जब जो इंसिडेंट रे आई है ना, ये वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करके पीछे चली जाए, क्योंकि इस केस में ही ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। सुनो, वापस समझना, पहले नॉर्मल रे से जो इंसिडेंस एंगल आ रहा था वो किसी पर्टिकुलर, इंसिडेंट रे जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रही थी। पर्टिकुलर एंगल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल के साथ कुछ तो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना बेटा। ठीक है, तभी ये केस था, अपना ओरिजिनल केस था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है वो नॉर्मल से ही आ रही है, वो नॉर्मल की तरफ से ही आ रही है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का कोई एंगल है ही नहीं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो है। तो रिफ्लेक्टेड रे का भी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं वो यूनिवर्सल लॉ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो अपनी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस से पीछे की तरफ चली जाए, ऐसे ऐसे चली जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं और अच्छे से बना के बताऊं तो ये कैसे बनेगा बेटा, ये डायग्राम जो है वो ऐसे और ऐसे बनेगा। ये लोअर एरो है वो क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे बता रहा है, और जो अपर एरो है ये वाला, ये क्या बता रहा है, ये इंसिडेंट रे को बता रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे को बता रहा है, और इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि जीरो होता है। ये चीज़ है। ठीक है, समझ में आई ये बात। चलिए नेक्स्ट है, समझ में आई ये बात। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सो बेटा अब अपन को क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है और एक
रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिया है ना, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ही डायग्राम है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो सरफेस देखो, कैसा सरफेस है जिसकी वजह जिस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, इरेगुलर सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है, इट इज कॉल्ड एज इरेगुलर सरफेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि ये जो रेड कलर से जो ये वाली लाइन्स आ रही हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखो, ये जो लाइंस आ रही हैं वो सारी की सारी क्या आ रही हैं, जो ल्यूमिनस सोर्स से लाइट आ रही है वो पैरेलल लाइट्स आ रही हैं जो कि इस सरफेस के ऊपर आ रही है। ओके, सरफेस के ऊपर टकरा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। फिर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि मैम रिफ्लेक्शन तो यूनिवर्सल लॉ है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन आप देख रहे हो बेटा कि जहाँ जो पैरेलल लाइट्स आ रही है ना, वो वापस से जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। कोई इधर हो रही है, 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 समझ रहे हो। तो मतलब जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। वेट, अब ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ है, जैसे अपने प्लेन मिरर्स में होता है वैसा। इसके अंदर जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, जो इंसिडेंट रे आ रही है, वो तो पैरेलल है ही एक दूसरे के, देखो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी एक दूसरे के क्या हो रही है, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही है, और सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मैं समझाना चाह रही थी। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसको अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर बिफोर एंड आफ्टर जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, लाइट्स का सेम डायरेक्शन नहीं होता है। जो पैरेलल रेज होती हैं बिफोर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, get reflected in different direction. और इसके अंदर क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज रिमेन पैरेलल, वो पैरेलल ही रहती हैं, ठीक है। अब जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा, उससे कभी कोई इमेज नहीं बनती, नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्मेशन अकर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की मदद से कभी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, और रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको रीजन समझाती हूँ बेटा। देखो, किसी भी लाइट सोर्स में से 1 या 2 या 3 या 10 लाइट्स नहीं निकलती है बेटा। हम अपनी सहूलियत के लिए 3 से 4 लाइट्स बनाते हैं, लेकिन इस वाले पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ 2 लाइट रेज ही दिखाऊंगी आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती भी। वैसे बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी की सारी लाइट रेज जो है, अब इतनी बड़ी इमेज अपन को देखनी है, प्रॉपरली क्लैरिटी से देखनी है, तो जितनी भी लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है ना, मैक्सिमम लाइट्स जो है वो हमारे आइज में आती हैं, वो एक जगह पे आकर क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना बोलते हैं। एक जगह पे आकर मिलती हैं, तब जाकर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में तो लाइट रेज एक जगह आ ही नहीं रही है। अगर मैं इधर खड़ी हूँ तो एक लाइट रे इधर आ रही है, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, उधर जा रही है, तो सारी इधर आ ही नहीं रही है। तो आ ही नहीं रही है तो मैं कैसे देख पाऊंगी, इमेज कैसे फॉर्मेशन बनेगी, एक जगह कन्वर्ज ही नहीं हो रही है। लेकिन डिफ्यूज रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है बेटा, वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो एक जगह आके कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो अपन उससे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन से। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए थी, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमेजेस। और इमेजेस भी 2 तरीके की होती है, वर्चुअल और रियल, ये भी बताऊंगी। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है सिंपल भाषा में, कि भाई ऑब्जेक्ट वो होता है, एक वो जिसके पास लाइट है, और एक वो जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो दोनों ही चीज़ें ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकती हैं। एनीथिंग विच गिव्स आउट द लाइट रेज, एनीथिंग जो कि लाइट रेज को दे रही हैं। एक जिसके पास लाइट है वो तो ओरिजिनली अपनी लाइट दे रहा है, एक जो दे सकता है, रिफ्लेक्ट करके दे सकता है। याद है अपन ने जब वो डायग्राम पढ़ा था, सनरेज जो है वो किसके ऊपर आ रही थी, बॉल के ऊपर। तो बॉल लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो लगेगा तो ऐसा ना कि बॉल ही लाइट दे रही है, एक्चुअल में वो उसकी लाइट नहीं है,
ऐसा लग रहा है कि वहां से निकल रही है, लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम कर सकता है? जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो, जिसके पास ये टेंडेंसी हो रिफ्लेक्ट करने की, जैसे कि बल्ब, कैंडल, फेस, ट्री, हमारा फेस, ट्री, ये सब क्या है, हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं दो तरीके के होते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को अपन डॉट से शो करते हैं बेटा, और जो लार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन इस तरीके से लाइन से शो करते हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे। अब अपन इमेजेस की बात करते हैं। इमेज जो कि क्या होती है, कैन बी इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब इमेज जो है दो तरीके की होती है, रियल और वर्चुअल। तो सबसे पहले रियल इमेज की बात करते हैं। द इमेज जो कि अपन स्क्रीन पे बना सकते हैं, ला सकते हैं, उसको अपन रियल इमेज कहते हैं। इसको समझना, ठीक है। देखो, जब अपन थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, तो जो सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो हमारी सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो भी तुम इमेजेस देख रहे होते हो वो क्या होती है, रियल इमेज होती है, क्योंकि उसको अपन स्क्रीन पे लेकर आ गए, ठीक है। लेकिन बेटा जो वर्चुअल इमेजेस होती है ना, वो सिर्फ हमारा एक इल्यूजन है, वो एक अनरियल इमेज है। क्यों, समझना। जब अपन मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब तक अपन मिरर के सामने खड़े हैं तब तक वो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है मेरी इमेज। जैसे ही मैं हट जा रही हूँ तो वो इमेज भी हट जा रही है, ठीक है। जैसे ही मैं हट जाऊंगी तो मेरी इमेज भी हट जाएगी। तो वो इमेज जो है वो अनरियल इमेज है, उसको स्क्रीन पे नहीं ला सकता, वो सिर्फ हमारा भ्रम है कुछ समय तक का। जैसे अपन सपना देखते हैं, जैसे अपन सोते हैं तो अपना सपना देखते हैं, ठीक है। जैसे ही उठ जाते हैं वो सपना खत्म, कुछ टाइम पे तो अपन वो भूल भी जाते हैं कि आपने क्या देखा था, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है। वो एक इल्यूजन होता है, प्रैक्टिकली वो होता नहीं है, बट ऐसा लगता है कि ऐसा है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है बट ऐसा लगता है कि है। तो दे आर नॉट ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन, उसको स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं किया जा सकता, ये अनरियल होती है, इल्यूजन होती है, सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। मिरर में देखोगे तब तक दिखेगी, जब निकलोगे तो वो भी तुम गए, वो भी गई, ऐसा, ठीक है। लेकिन सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेजेस है वो तो हमेशा तुम जब चाहो, जितने समय पे चाहो, रात दिन सुबह शाम, कभी भी जाओ, कहाँ पे भी जाओ, देख सकते हो। तो वो रियल इमेजेस होती हैं, ठीक है। चलिए, अभी इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इस पे क्वेश्चन जो है वो बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है फॉर श्योर, ठीक है। सबसे पहले वर्चुअल कैन नॉट बी रिसीव ऑन स्क्रीन। अब आप जानते हो कि वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई जा सकती। अब प्लेन मिरर कैसे वर्चुअल इमेज बनाता है, मैं एक बार डायग्राम से आपको समझाती हूँ। देखो बेटा, सपोज करो ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जहाँ से मैं दो लाइट रेस को एमिट करवा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी लाइट रेज एमिट होती है, लेकिन मैं क्या करूँगी, सिर्फ दो ही। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो वाली लाइट यूँ आई और ये वाली लाइट यूँ आई, यहाँ पे मेरी आईज हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, जब वो आके एक जगह कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तब वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। अब बेटा ये तो क्या है, दोनों पैरेलल रेज हैं, और हम जानते हैं कि पैरेलल रेज तो दो रोड्स की जो साइड वाली लाइन होती है ना, वो होती है जो कभी मीट नहीं करती, ठीक है। स्केल होती है ना, स्केल, उसकी जो आजू बाजू की दो लाइंस होती है जो कभी मीट करती हैं क्या, नहीं, वो पैरेलल रेज होती है। तो ये तो मीट नहीं करने वाली, तो मैम क्या फिर मैं इमेज नहीं देख पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगा। तो बेटा हमने क्या करा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते गए तो एक पॉइंट पे जाकर है ना, यहाँ पर इमेज बनी। इधर आई मैं बोल रही हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है वो मिरर के पीछे बनी है, जो कि हमें क्या, अब यहाँ पे जो लाइट रेज मीट कर रही है, मुझे पता है क्या वो मीट कर रही है, नहीं। क्या तुम्हें दिख रही है वो मीट कर रही है, नहीं। हमने सिर्फ इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जाकर मिली है, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसी इमेजेस को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तभी जो मिरर में अपन इमेजेस देखते हैं वो क्या है, वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है, वो बैक साइड ऑफ द मिरर जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज होती है। इरेक्ट मतलब क्या होती है, मतलब कि खड़ी हुई, जैसे अगर पेन ऐसा है तो ऐसे की ऐसी ही इमेज बनेगी, वो ऐसे नहीं बन जाएगी, ओके। तो दैट इज व्हाट द इरेक्ट इमेज इज, ठीक है। अगर कभी भी इमेज वर्चुअल होगी ना तो वो इरेक्ट ही होगी, ये बात ध्यान रखना, सही है। चलो, सेम साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया है, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर्स का है, तो मेरी इमेज का जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। ऐसा नहीं कि वो छोटा बड़ा हो जाए, वो अलग मिरर्स होते हैं, वो थोड़े फैंसी मिरर्स होते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ। देखो हेडिंग क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का और मिरर का डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो इमेज जो है और मिरर का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 मीटर का होगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगी। प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ, यहाँ से अगर 2 मीटर है तो इधर से भी क्या होगा, 2 मीटर। ऑब्जेक्ट और मिरर, इमेज और मिरर सेम डिस्टेंस पे होते हैं। लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। इधर आ जाओ इसको समझने के लिए, इधर
इससे पहले डायग्राम देखो, मैं कुछ भी बोलूँ पहले डायग्राम देखो। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ये मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बी लिखा है, तो मुझे बी कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इधर मिरर MIRROR दिख रहा है, तो पहले मुझे ये आर देखो उल्टा दिख गया, ओ तो सर्कल ही है, फिर ये दोनों आर भी उल्टे दिखे, फिर आई और एम भी उल्टा दिखा। समझ रहे हो? तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर ये आर यहाँ पे राइट साइड में है, ये राइट साइड में है, तो इधर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ पे जो बी के जो 2 सर्कल्स हैं वो राइट साइड में है, तो इमेज में कहाँ दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। तो मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्ट साइड होता है ना वो राइट साइड में कन्वर्ट हो रहा है। मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है। बाकी देखो ना, ये जो लाइन स्ट्रेट थी तो ये भी स्ट्रेट ही है, क्योंकि इरेक्ट है इमेज, तो स्ट्रेट इमेज बनेगी। तो इसमें ऐसा दिख रहा है। और एम्बुलेंस में देखो ये पूरा ये ऐसे दिखता है, लेकिन इमेज में अपन को कैसे दिखता है, पूरा अपोजिट दिखता है, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन बेटा बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears in right side of an image, या फिर वाइसे वर्सा कर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट बन जा रहा है। तुम अपना हैंड्स भी देख लेना इमेज में, तो लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस आएगा। दैट इज व्हाट द लेटरल इन्वर्जन इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाता है हमारे प्लेन मिरर के, ठीक है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। बेटा ये जो मैंने वीडियो बनाया ना, इससे आपका पूरा बेस रेडी हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रेडी हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्वेश्चंस करने लायक बन जाओगे तुम, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, देखिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो करते हैं, आप पॉज करके देख लेना। देखो यहाँ पे मैंने प्लेन मिरर बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रे बनाई, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे ही मैं क्या बना दूंगी, नॉर्मल रे। ये सब हम सीख के आए हैं। और ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बोल रही है कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है प्लेन मिरर पे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा। मैम हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, तो एंगल आर जो है वो भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे विल बी। बताओ ये कहाँ से टॉपिक से पूछा गया है, ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल रे है, ठीक है। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। मिरर से अगर सपोज करो यहाँ पर ये आई इस तरीके से, इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो यही तो 90 डिग्री का एंगल बना सकती है। मतलब ये तो नॉर्मल से आ रही है मैम, ये किसी एंगल दूसरे एंगल पे नहीं आ रही है, ये नॉर्मल से ही आ रही है। और जब भी नॉर्मल से आती है तो एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, चाहे वो इंसिडेंस लो चाहे रिफ्लेक्शन लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये तो हम पढ़ के आए हैं मैम, ये तो ईजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल है, नॉर्मल का नहीं बोला है, ठीक है। तो देखो ये मेरा प्लेन मिरर हुआ, ये एंगल, ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल रे बनाई, और ये मैंने रिफ्लेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैम द इंसिडेंट रे, सॉरी, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर का एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो तुम टोटल एंगल बताओ बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। दोनों ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। सुनो, ये 30 डिग्री है बेटा, या नॉर्मल से प्लेन मिरर का एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 में से 30 गया, कितना बचा, 50। ये देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ बेटा, 50। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बेटा, 50 होगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का टोटल एंगल बताओ, मतलब ये पूरा बताओ। तो ये कितना हुआ, ये तो 100 डिग्री हुआ, ये तो 100 डिग्री हुआ, ठीक है। 5 6 7 8, अरे मैंने यहाँ पे गलती कर दी,
सॉरी बेटा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 60 डिग्री हुआ ना, 6 7 8 9 होता है ना, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री हुआ क्योंकि 100 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो 120 डिग्री हुआ, 120 डिग्री विल बी द टोटल एंगल, क्योंकि उन्होंने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल पूछा है, ठीक है। तो ये भी 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया, दैट इज़ 120 हो गया, ठीक है। लास्ट, इफ एन लास्ट ही है आई थिंक, हाँ देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अरे मैम ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज, वेट ईजी नहीं है। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, तो मैम इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज, वो अपनी इमेज से कितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, 20 सेंटीमीटर्स हुआ है, 10 नहीं होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया अपना काम, सारे टॉपिक्स जो पढ़ाए उसके बेसिस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी कर लिए अपन ने। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं। इजी क्वेश्चंस तो आपने जो पहला क्वेश्चन किया वो इजी था, उसके अलावा सारे थोड़े से फंसाने वाले क्वेश्चंस थे। देखो कैसे पकड़ा है उन्होंने, हाउ फार फ्रॉम इट्स इमेज, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा पहला पार्ट इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच बेटा फॉर लिसनिंग टू दिस एंड ट्रस्ट मी बेटा, इसको देखोगे ना, नोट्स बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो जाएंगे और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कशन लेकर आऊँगी, ठीक है, तब अपन वो करेंगे, अच्छे से करेंगे, काफ़ी भले टाइम लगता है लेकिन अच्छे से करेंगे। ओके, सो सी यू सून बेटा।